दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि सीएम जगन शेट्टी दिया को मारने के लिए अपने फार्म हाउस पर आग लगवा देता है। जब अर्जुन को दिया के जलने की खबर मिलती है तो वह तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ सीएम जगन शेट्टी के फार्म हाउस पर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे अगली सुबह तक ये खबर हर जगह फैल गई थी। एसीपी शेखावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरिता जी, महिमा, संजय और डीजीपी राठौड़ की आंखें नम थी। आज फिर एक बार ये लड़ाई इन दोनों के साथ ख़त्म हो गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। शायद यही अंत था। सामने ही अर्जुन और दिया की चिता जल रही थी, जिस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। डिपार्टमेंट से आया हर कोई शख्स भी नम आंखों से उन चिताओं को देख रहा था। आज फिर एक बार बुराई की अच्छाई पर जीत हुई थी। आज देखते ही देखते दिया और अर्जुन को गए 5 साल बीत गए थे। इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। सुबह के समय सरिता जी चश्मे को सही करते हुए अपने कमरे में से बाहर आई, पूजा की और एक नज़र सामने के कमरे को देखा और फिर सर हिलाते हुए बाहर चली गई। पौधों को पानी दिया और सूरज की किरणों को महसूस करने के लिए गार्डन की ही कुर्सी पर बैठ गई। तब तक अखबार वाला अखबार भी गेट के अंदर छोड़ गया। उन्होंने वो अखबार लिया और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, दिन ब दिन और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। इसका मैं करूं तो क्या करूं? वो अखबार खोलते हुए बड़बड़ा रही थी। माँ, अब आपके बेटे का बहुत ज़्यादा हो गया है। गार्डन में आते हुए महिमा बोली। यही तो मुझे भी तुझसे कहना है कि अब तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस कर दे ये सब। मैंने क्या किया ज़रा बताएंगे आप? वो कुर्सी पर बैठकर बोली। संजय गेस्ट रूम में क्यों सो रहा है? उन्होंने पूछा तो महिमा नज़रें फेरने लगी। यहाँ वहाँ क्या देख रही है, जवाब देना। वो बोली। उनकी हरकतें ही ऐसी हैं जिससे फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उन्हें। वो बोलते हुए रुक गई। किया क्या मेरे बेटे ने जो हरदम उसी के पीछे पड़ी रहती है तू? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा बेटे का पक्ष लेती हैं। कभी इस बेटी का भी ले लिया करो। बेटी तो है ही निहायती बिगड़ी हुई, उसका क्या पक्ष लूँ? पर बेचारा मेरा बेटा, वो कभी कुछ कहता नहीं तो तू सर पर जी चढ़ती जा रही है। माँ, क्या माँ? जब तुझे कोई आईना दिखाता है तब तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर तूने उसे परेशान किया ना तो क्या करेंगी आप? बोलिए। तो वो करूँगी जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। ना ना, आप आज बता ही दो कि करोगी क्या। चुप हो जाइए आप लोग। थोड़ी दूरी पर से ये आवाज़ आई थी। नहीं, क्यों चुप हो जाऊँ? मुझे जानना है, बोलो ना। महिमा अड़ ही गई थी। करूँगी कुछ तो। सरिता जी बोली। अरे बस करिए आप दोनों। वो फिर से बोला, जिस पर दोनों का ध्यान नहीं था। क्यों बस करूं? आप जवाब दो। महिमा फिर बोली। इनफ इज़ इनफ, स्टॉप इट। वो इस बार एकदम बीच में आकर चिल्लाया तो दोनों चुप हो गई। उसने कुर्सी पर पड़ा अखबार उठाया और बैठ गया। हुआ क्या? एक एक करके बोलना। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ, जो ज़ुबान लड़ाती है हरदम। हाथों से बाहर हो गई है। जब कुछ बोलो तो बहस कर रही है। सरिता जी बोली। जब माँ बेबुनियाद बातें करेगी तो उन्हें जवाब भी नहीं दूँ क्या? इस बार महिमा बोली। मुद्दा क्या है, कोई बताएगा प्लीज़? पन्ने को पलटते हुए संजय बोला। तू ही तो मेन मुद्दा है। मैं? और नहीं तो क्या, आप ही मेन चर्चा का विषय। महिमा बोली। लेकिन मैं कैसे? बताइए अपनी परम पूज्य माता श्री को, कल क्यों आप गेस्ट रूम में सोए थे? महिमा बोली। गलती मेरी ही थी। मैंने प्रॉमिस किया था रक्षित को घुमाने लेकर जाऊंगा, पर ड्यूटी ही लेट ख़त्म हुई और नहीं आ पाया। संजय बोला। तो तुझे रक्षित ने कमरे से बाहर किया? उन्होंने पूछा। नहीं वो। तू कुछ मत बोल। इस लड़की ने किया पता है मुझे एकदम अच्छे से। अरे तू माँ है, समझा नहीं सकती कि आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे? घूमना ज़रूरी है कि ड्यूटी? अगर घूमते रहे तो हरदम घूमते ही रह जाओगे। वो बच्चा है, उसे जैसे समझाओ वो समझेगा। और ये जो इतनी बड़ी हो गई है वो खुद नहीं समझती तो बच्चे को क्या खाक समझाएगी? सरिता जी बोली। बस अब बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो उठते हुए बोली। कहाँ चली घर छोड़कर? सरिता जी बोली। इतने भी अच्छे दिन नहीं आए आपके माता जी जो मुझसे आपका पीछा छूटेगा। और वो सॉन्ग तो सुना ही होगा आपने, खास आपके ज़माने का था। महिमा दांत दिखाए बोली। कौन सा? उन्होंने पूछा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। ये गाना हम दोनों की खातिर ही बना है। मैं फ़िलहाल किचन में जा रही हूँ, समझ गई माता जी? वो अंदर चली गई। कोई कहेगा इसे देखकर कि एक बच्चे की माँ है और दूसरा आने वाला है। सरिता जी बोली। पसंद भी तो आप ही की थी ना? संजय उठकर अंदर भाग गया तो सरिता जी हंसने लगी। माँ प्लीज़ रक्षित को उठकर स्कूल के लिए रेडी कर दोगी? उसने किचन से आवाज़ देकर पूछा। अच्छा ठीक है, सरिता जी बोली और संजय महिमा के कमरे में गई, जहाँ बिस्तर पर 4 साल का रक्षित सो रहा था। संजय नहाकर आ गया था बाहर और रेडी हो रहा था ड्यूटी के लिए।
जो कि अब एसीपी के ओहदे पर था। रक्षित को जगाकर सरिता जी स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, जो कि अब भी आधी नींद में डूबा हुआ था, जिसे देख संजय मुस्कुराया और बाहर निकल गया। सुबह सुबह भजन कीर्तन करते हैं, तुम इतना चिल्लम चिल्ली क्यों करती हो? किचन में आते ही संजय बोला, क्योंकि छोटी छोटी नोक झोंक से ज़िंदगी खुशहाल होती है, खासकर उनकी जिनके पास खुश रहने की वजह ना हो। खाना बनाते हुए वो बोली, वो बताती नहीं पर अब भी दुखी हैं। स्लेब से टेक लगाए वो बोला, लेकिन पहले से कम। ज़्यादातर बहस में उलझा कर रखती हूँ ताकि दूसरी तरफ ध्यान ही ना जाए। मुझसे लड़ती रहेंगी तो कुछ और ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं। वो प्लेट्स लगाते हुए बोली, जानबूझकर गलतियाँ करती हो ना? गलतियाँ नहीं करूँगी तो डांट किसे पड़ेगी? डांट नहीं पड़ेगी तो मेरा मन कैसे भरेगा? मेरा मन नहीं भरेगा तो फिर मैं आप पर बरसूंगी कैसे? आपको बुरा तो नहीं लगता ना? बिल्कुल भी नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला। बातचीत का सिलसिला समाप्त। अब बाहर टेबल पर इंतज़ार करिए, नाश्ता लगाती हूँ, मैं भी मदद कर देता हूँ। एसीपी साहब, आपकी माताश्री को नहीं पसंद कि मैं उनके सुपुत्र से ज़रा सा भी काम करवाऊँ। फिर वो बोलेंगी, हाँ हाँ काम चोर कहीं की। एक तो मेरा बेटा पूरे दिन काम करके थका हारा आता है, उसमें भी उसे आराम मत करने देना, सब काम करवा लेना घर के। अरे माँ, आप यहाँ? संजय ने एकदम से बोला तो महिमा की सांसें अटक गई और वो पलटी, आंखें बंद थी। जब एक एक कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। आपने मुझसे झूठ कहा, बेलन दिखाते हुए वो मुड़ी। नहीं, मुझे लगा तुम डरती नहीं हो उनसे। डरती नहीं हूँ, इज्जत करती हूँ। और मेरा क्या? अपने करीब खींचकर वो बोला तो महिमा की नज़रें झुक सी गई। आपसे तो मैं वो बोलने वाली थी, मुझसे तो क्या? वो जानना चाहता था। अरे दूध जल गया क्या? सरिता जी की आवाज़ सुनाई दी। दोनों हड़बड़ाए तो महिमा ने जल्दी से गैस बंद की। दूध उबलकर गिर गया था, जिसे देखकर महिमा ने बेचारगी भरा मुंह बना लिया और संजय हंसने लगा कि माँ से ना एक काम तरीके से नहीं होता। बाहर खड़े रक्षित से सरिता जी बोली, क्योंकि वो देख चुकी थी सब जगह दूध को फैला हुआ। करती हूँ साफ, सॉरी, मुंह बनाकर वो बोली। संजय, तू भी साथ खड़ा था, तुझे भी पता नहीं चला? क्या होगा तुम लोगों का? चार नजरें वही थी, पर मजाले किसी ने देखा हो। चल रक्षित, अपने माँ बाप से दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना इन्हीं की तरह हो जाएगा एकदम। बोलते बोलते ही सरिता जी और रक्षित दोनों टेबल तक आ गए। आज तो आप भी आ गए लपेटे में, हंसते हुए पोछा लगाते हुए महिमा बोली। तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है? आ तो रहा है। हंसते हुए ही वो नाश्ता लाई और टेबल पर रुक किया। सभी ने बैठकर नाश्ता किया और संजय रक्षित को लेकर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद सरिता जी के पास ना तो अपना कहने को कोई बचा था, ना ही उनमें जीने की खास इच्छा बची थी। संजय ने अर्जुन को अपना माना था तो वो सरिता जी की जिम्मेदारी लेना चाहता था, जबकि महिमा के पिता विदेश जा रहे थे अपने काम के सिलसिले में। महिमा को अर्जुन ने सरिता जी की जिम्मेदारी दी थी, वो उनके साथ रहना चाहती थी, जबकि संजय और महिमा दोनों में ये जिद छिड़ गई थी, आखिर सरिता जी किसके साथ रहेंगी। इस दौरान तीनों ही संजय के घर पर रुके थे। सरिता जी की ऐसी स्थिति देखते हुए उन दोनों ने शादी की थी, जिससे सरिता जी की ज़िंदगी में हल्का फ़र्क महसूस हुआ था। और देखते ही देखते संजय और महिमा ने इस रिश्ते को अच्छे से अपना भी लिया और आगे बढ़ गए। और अब उनका एक 4 साल का बेटा रक्षित और दूसरे के आने की खबर थी। सरिता जी के लिए दोनों ने बहुत किया और उनके लिए जो बन पड़ता वो करते। संजय पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता था, पर सरिता जी के कहे अनुसार उसने ऐसा नहीं किया और आज वो एसीपी बन गया था। महिमा की शादी के बाद उसके पिता विदेश जा चुके थे और महिमा अपना बिजनेस भी छोड़ चुकी थी। सिर्फ एक गृहिणी बनकर घर संभालती थी और अपने छोटे से परिवार का ख्याल रखती थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसकी शैतानियाँ और चंचलपन बरकरार था। इसी शहर के कॉलेज, जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक था, इस कॉलेज के प्रिंसिपल राम मनोहर श्रीवास्तव एक सिद्धांतवादी इंसान हैं। खासकर शांति पसंद बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ज़्यादातर बच्चे इन्हें चूना लगाकर या तो कॉलेज बंक करते हैं या कुछ ऐसा जिससे पढ़ाई ना करनी पड़े। हालांकि गुंडागर्दी में माहिर हैं उनके स्टूडेंट्स। जरा सी बात पर हाथापाई शुरू। कॉलेज के गेट से अंदर को प्रिंसिपल सर की गाड़ी गई। उन्हीं के पीछे एक जीप भी दाखिल हुई थी, जो सीधा पार्किंग की तरफ बढ़ गई। जीप की स्पीड इतनी थी कि वो हर ओर धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ी थी। सामने खड़ी एक स्कूटी जिस पर एक लड़का भी बैठा था, उसे उस जीप ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि वो स्कूटी और वो लड़का दोनों ही गिर गए। जीप सवार लड़का उतरा, अपनी जैकेट सही की और चश्मे को पहनते हुए आगे बढ़ने लगा। ओए, तूने टक्कर कैसे मारी इसे? एक लड़के ने पूछा जीप से। वो मुड़ा और हल्के से हंसते हुए बोला, किशोर, ये क्या हरकत है? प्रिंसिपल सर सब देख चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हरकत और कौन सी हरकत? हंसते हुए किशोर बोला, ये तुमने इस लड़के को टक्कर क्यों मारी? उन्होंने पूछा। मैंने कहाँ गिराया है? आप जानते हैं ना, ये मेरी जीप की जगह है। अगर ये बीच में आ गया तो उसमें मेरी नहीं, इसकी गलती है, किशोर ने इतराते हुए कहा। और वैसे भी ये आपके मसले की कोई बात नहीं है, आप जाइए और काम कीजिए।
वो बोला तो प्रिंसिपल सर को गुस्सा आ गया, पर किशोर कोई आम लड़का नहीं था जिससे वो उलझे, इसलिए वो कुछ बोले बिना बस अपने ऑफिस की तरफ चले गए। सर, दूसरे लड़के ने मुंह खोलना चाहा, पर तब तक किशोर ने उस स्कूटी वाले का मुंह पकड़ लिया था। क्या? वो तो चले गए, अब तू बता, मामला रफा दफा करना है या फिर मामला बिगाड़ना है? किशोर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हेलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसकी स्कूटी तोड़ने की? ये दूसरा लड़का था जो दौड़कर आया। अब तुम कौन? मैं जो भी हूँ, मैंने सब देखा है तुमने क्या किया। कॉलेज प्रेसिडेंट अशर बोला। देखा तो देखा, सो वाट? किशोर ने कंधे उचकाए। है, डोंट बी स्मार्ट, अशर बोला। आई एम स्मार्ट, डोंट मेस विद मी, किशोर ने कहा। यू नो हु आई एम, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, अशर बोला। यू नो, मैं सीएम का बेटा हूँ, समझे? सीएम जगन शेट्टी का बेटा। अगर इस कॉलेज में रहना है तो मुझसे पंगा मत लेना, किशोर ने चेताया। सीएम का बेटा होगा घर पर, ये कॉलेज है, सब एक साथ रहते हैं और एक बराबर हैं। और वैसे भी गलती तेरी थी तो हट जाना भर। अशर ने कॉलर पकड़ा था किशोर का। सामने से किशोर ने एक जोरदार पंच अशर के चेहरे पर मारा तो उसकी नाक से खून आ गया। मामला बिगड़ गया था, दो गुटों में बट चुके थे स्टूडेंट्स। किशोर के चमचे थे वो उसकी तरफ और बाकी पर से एनडीएम के स्टूडेंट्स। गहमा गहमी शुरू हो गई और लड़ाई बढ़ गई। किसी ने जाकर ऑफिस में खबर कर दी, पूरा स्टाफ आ गया। सर कुछ करिए, प्रोफेसर माधव बोले। हाँ सर, कोई तो रोकिए इन्हें, प्रोफेसर निकिता बोली, जो काफ़ी डर गई थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर को भी बहुत पसीने आने लगे थे। वो आ गया क्या? उन्होंने किसी के आने का पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं। घड़ी देखते हुए प्रोफेसर निषाद बोले। कॉल करो उसे जल्दी, अब सिर्फ वो ही सब सही कर सकता है, प्रिंसिपल सर बोले। क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं था, क्योंकि मसला बढ़ चुका था और मार पिटाई भी होने लगी थी। पर सर, आई सेड कॉल हिम राइट नाउ, वो चिल्लाए, क्योंकि खुद भी डरे हुए थे और ऐसे मसले बस एक ही शख्स हैंडल कर सकता था, जिसका इंतज़ार वो कर रहे थे। कॉलेज के गेट के बाहर ही गाड़ी रुकी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। इस वक्त कौन है? साथ बैठी हुई एक उम्रदराज औरत बोली। कॉलेज से ही है, सामने बैठे हुए शख्स ने कहा। आप मंदिर जाइए, उसने उतरते हुए कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी का रुख बदला और चली गई। उतरकर उसने कॉल पिक की और कदम अंदर की ओर बढ़ाए। सामने वैसे ही माहौल ख़राब हो गया था। गेट बंद कर दो, उसने वॉचमैन से कहा और अंदर चला गया जहां भीड़ थी। अभी इतना माहौल बिगड़ा ही था कि तभी एक एक थप्पड़ अशर और किशोर के गाल पर पड़ा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एक पल को सब शांत हो गए। अशर ने सामने खड़े शख्स का चेहरा देख सर झुका लिया, जबकि किशोर का गुस्सा और बढ़ गया। हिम्मत नहीं थी आज तक किसी की इतनी कोई उस पर हाथ उठा सके। शुक्र है, एक गहरी सांस लेते हुए सर बोले। पर इस सीडीएम को उनके इंचार्ज देख लेंगे, आप सब बाकियों को क्लासेस में भेज दीजिए, सर बोले। बाकी का हमारे हीरो विशाल सिंह राठौड़ देख लेंगे, निकिता मैम बोली, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी, जिस पर सभी प्रोफेसर ने नाक सिकोड़ी और अलग अलग राह पर चल दिए। ग्राउंड में इस वक्त बस दो ही शख्स बच गए थे, एक विशाल और दूसरा किशोर। दोनों ही एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे मानो अभी सीधा ही निकल लेंगे। किशोर के मुंह से एक और लफ्ज़ बाहर आए, उससे पहले ही किशोर को एक और थप्पड़ पड़ गया था। विशाल ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे कॉलेज कैंपस के अंदर लेकर आ गया और सीधा टेरेस पर जा पहुंचा। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो मुझे तुम? अपने डेड से कहकर इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। ए छोड़, रौनक की बात मुंह में ही रह गई। तब तक विशाल उसे टेरेस से उल्टा लटका चुका था। ये क्या कर रहे हो? मुझे ऊपर खींचो, डेड डेड, समबड़ी हेल्प, वो चिल्लाने लगा। विशाल ने उसका पैर पकड़ा था और किशोर नीचे की ओर झूल रहा था। बुला अपने बाप को और बोल, वो आएगा तुझे छुड़वाने, विशाल ने कहा। प्लीज़ छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, वो गिड़गिड़ा रहा था। दोबारा इस कॉलेज में दादागिरी करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी पर हाथ उठाओगे? नहीं उठाऊंगा, प्लीज़ उतारो ना नीचे, वो रोने लगा। अरे सर, उसे चोट आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ दीजिए। नीचे ग्राउंड में खड़े एक प्रोफेसर बोले। विशाल प्लीज़ छोड़ दो उसे। इस बार प्रिंसिपल सर बोले तो विशाल ने उसे ऊपर खींचकर खड़ा किया। आप प्रोफेसर हैं? वो पसीना पोंछते हुए बोला, जबकि विशाल ने कुछ जवाब नहीं दिया और नीचे की ओर रुक किया। सर, एक बार बात तो सुनिए, वो पीछे आते हुए बोला। विशाल नीचे आ गया और किशोर उसके आगे आ गया। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ आप डेढ़ से कुछ मत कहिएगा। इतना सुनते ही सब हैरान हुए और उसे देखने लगे। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, समझे? उस लड़के का नुकसान भरो और आगे से ध्यान रखना, प्रिंसिपल सर बोले तो किशोर ने सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। स्टूडेंट्स की मरहम पट्टी भी हुई और मामला सुलझ गया। मंदिर में विशाल की मां आराधना राठौड़ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी उनकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर गई। वर्तिका, उनके मुंह से निकला। मिस मित्तल, अमर ने एक स्टूडेंट को घायल कर दिया, प्लीज़ कम फास्ट। उस लड़की का फ़ोन स्पीकर पर होने के कारण सामने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बस आ रही हूँ मैम, वो बोलकर जल्दी से दौड़कर सीढ़ियाँ उतरी
और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई और आराधना जी बस उसे जाती देखती रह गई। उन्हें शायद इस लड़की में कोई उम्मीद की किरण नजर आई थी। अरे वाह प्रभु, इस बार लगता है ये मेरा आखिरी व्रत होगा, अब आप मेरी मन्नत पूरी कर ही देंगे। वो खुशी से आगे बढ़ी और माथा टेका। लिटिल स्टार स्कूल, जहां इस वक्त प्रिंसिपल के केबिन में सब मौजूद थे। एक तरफ सरिता जी और महिमा, वहीं उनके ठीक सामने 3 बच्चे खड़े थे, एक लड़की 2 लड़के। इनमें से एक रक्षित था और 2 उससे उम्र में 1 साल बड़े लड़का और लड़की। आई एम सॉरी मैम, बस इनकी मोम आती ही होंगी। क्लास टीचर जो पीछे खड़ी थी उन्होंने कहा। अरे ऐसे कैसे, हमारे बच्चे को इतनी चोट आ गई सर पर और आप इंतज़ार कर रहे हैं इसकी माँ के आने का, सरिता जी बोली, क्योंकि रक्षित के सर पर छोटी सी पट्टी लगी थी। मैम ये सब हुआ कैसे, महिमा ने प्रिंसिपल से पूछा। आई डोंट नो, अमर मित्तल आपके बेटे की क्लासमेट है और अमर उसका बड़ा भाई। अमर ने मारा है आपके बेटे को। अमर तुमने क्यों मारा रक्षित को, प्रिंसिपल ने पूछा। अमर जो कि बस चुपचाप एक भाव से खड़ा था, जबकि पीहू डरी हुई उसके हाथ को पकड़े खड़ी थी। मुझे लगा इसने मेरी बहन को धक्का दिया, इसलिए मैंने इसे मारा। 5 साल का अमर बोला। मम्मा मैंने सच्ची में इसे धक्का नहीं दिया, रक्षित बोला तो महिमा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। हाँ बेबी मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल सकते, महिमा उसे चुप कराते हुए बोली। देखिए मैम कितनी ज़्यादा चोट आ गई है मेरे पोते को। आई एम सॉरी मैम, प्रिंसिपल बोली। कितना शैतान बच्चा है। और मेरे रक्षित ने बोला ना उसने कुछ नहीं किया तो फिर। 1 मिनट माँ रुकिए प्लीज़, महिमा ने बोला और अमर के पास घुटनों के बल बैठ गई। बेटा आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे अगर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती तो सिर्फ इसे ही नहीं आपको भी, उसने अमर से कहा। सॉरी आंटी, जब बात मेरी सिस्टर की आती है तो मुझे कोई नहीं दिखता। मैं क्लास के बाहर से निकल रहा था तब मैंने सिर्फ इतना ही देखा था कि रक्षित ने मेरी बहन को धक्का देकर गिराया, पर जब मैंने रक्षित को मार दिया उसके बाद पीहू ने बताया कि रक्षित ने नहीं, पीछे के उस लड़के ने धक्का मार दिया था। उसके लिए आई एम सॉरी, अमर ने कहा। तो इसका मतलब तुम खुद जज बन जाओगे। अरे अपने टीचर को बताओ, सरिता जी बोली। सॉरी आंटी, लेकिन गलत होते देखना नहीं सीखा है मैंने। खुद से सब ठीक करना पसंद है मुझे, किसी तीसरे का इंतज़ार क्यों करूं जब मैं भी खुद से सब सही कर सकता हूं। वो लड़का रोज़ मेरी बहन को परेशान करता था, आज उसे सबक सिखा दिया मैंने, अमर बेबाकी से बोला। तो सरिता जी और महिमा ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। अमर को देखा, उसके बोलने और उसकी बातों का तरीका पूरा अर्जुन से मेल खाता था। ये सोचते हुए ही उनकी आंखें भर आई थी। अमर बिहेव, मैम ने डांटते हुए बोला। अभी तुम्हारी मदर आएंगी तो वही अच्छे से समझाएंगी तुम्हें, प्रिंसिपल मैम बोली। सॉरी आंटी, सॉरी रक्षित, भैया की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने जो किया वो मेरे लिए था, इसी वजह से उन्होंने उस लड़के को और तुम्हें भी मारा, पर वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ आंटी दोबारा ऐसा नहीं होगा, पीहू ने मासियों में से महिमा और सरिता जी से कहा। इट्स ओके बेटा, इट्स ऑल राइट मैम, रहने दीजिए, इस बच्चे की आंखों में सच्चाई है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, महिमा ने कहा। आई एम सॉरी अगेन मैम, हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से ये हुआ, आगे से हम ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल ने सरिता जी से कहा। तो वो दोनों रक्षित को लिए बाहर चली गई। अब तो हमने इनकी मॉम को बुला लिया है, तो अब क्या करेंगे मैम, जो हुआ है वो बताना ही होगा ना। अमर की रोज़ रोज़ की मार पिटाई हमारा स्कूल बंद करवा कर रहेगी पक्का, प्रिंसिपल सर पकड़े बोली। मैम मिस मित्तल आई हैं, एक पियोन ने आकर बताया। सेंड हर इन, मैम बोली। तो पीहू ने अमर को देखा और उसने पीहू को। आई एम सॉरी मैम, कहाँ है वो, उस लड़के के पेरेंट्स जिसे अमर ने मारा। मंदिर वाली लड़की जो इस वक्त ग्रे साड़ी पहने एक चोटी और साइड पर पकड़े पर्स को लिए आई, वो बोली। वो तो चले गए वर्तिका जी, और उन्होंने आपके बेटे को माफ़ भी कर दिया, बट कब तक हम और ये सब झेलते रहेंगे, प्रिंसिपल बोली। आई एम सॉरी मैम, दिस इज़ लास्ट टाइम, आगे से कुछ भी नहीं होगा, आई एम प्रॉमिस, वर्तिका बोली। ओके आप कह रही हैं तो ठीक है, बट अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, मैम ने कहा। बिल्कुल जैसे आपको ठीक लगे आप वही करिएगा, आप ले जा सकते हैं इन्हें, मैम ने कहा। तो वर्तिका ने आगे बढ़कर अमर और पीहू का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। वो बहुत गुस्से में थी। आई एम सॉरी मम्मा, पीहू वर्तिका को देखते हुए बोली। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, गलती तो अमर ने की है ना, हमेशा इसकी गलती पर पर्दा डाल देती हो, वो गेट से बाहर आकर बोली। तुम्हारे बोल क्यों नहीं फूट रहे अमर, कब सुधरोगे तुम, हर चीज़ को अपने हिसाब से करने पर तुले रहते हो, इतना इंसाफ के पुजारी मत बना करो, ये दुनिया बहुत बुरी है, किसी को नहीं बख्शती। वर्तिका ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी। पर मुझे नहीं मालूम था कि उस लड़के की गलती नहीं है, वही दिखा धक्का देते हुए तो मैंने उसे मारा, कुछ शर्म बाकी है कि नहीं, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि इन सब पचड़ों में मत पड़ा करो, डर लगता है तुम दोनों को खोने से। और एक बात याद रखो, कई बार आंखों देखा भी और कानों सुना भी सही नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि जैसा दिख रहा है वही असल हो,
वर्तिका गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, भैया सीधा सॉरी बोल दो वरना मम्मा का वो रोज़ वाला लेक्चर शुरू हो जाएगा। पीयू अमर के कान में बोली, जिस पर वर्तिका सुनने के बाद भी सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा चुकी थी। अमर और पीहू महज 5 साल के जुड़वा भाई बहन हैं। अमर शरीर और दिमाग दोनों में ही पीहू से आगे है। पीहू जन्म से ही बहुत कमज़ोर रही, इसी कारण वह अमर से देरी से स्कूल में गई और यही कारण था उसका एक क्लास पीछे होने का भी। वर्तिका मित्तल एक सिंगल मदर है जो कि अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उनके लिए वो कुछ भी कर गुजर सकती है। यानी कि अमर और पीहू में ही उसकी जान बसती है। वो फ़िलहाल एक कंपनी में काम करती है और अपने माता पिता के साथ ही रहती है। आराम से उतरो। अब बाहर आकर उसने दरवाज़ा खोला और दोनों को बाहर निकाला। दोनों अपना बैग लिए अंदर जाने लगे तो वर्तिका ने आवाज़ दी, अमर। वो मुड़ा तो वर्तिका ने पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? उसने बस ना में सिर हिलाया और अंदर चला गया। बदले में उसकी क्यूटनेस देखकर वर्तिका मुस्कुरा दी और गाड़ी लॉक करके अंदर आई। है माय किड्स। आगे बढ़ते हुए एक उम्रदराज आदमी आए और पीयू को गले से लगाया, जबकि अमर अपना बैग लिए हुए आगे बढ़ गया। आज फिर से इस खड़ूस ने किसी को मारा क्या? राजवीर जी ने पीयू से पूछा। और नहीं तो क्या, ये लड़का रोज़ कुछ ना कुछ नया ही करता है। कंप्लेन आनी तो तय ही है ना। अंदर आती हुई वर्तिका बोली, इट्स ओके विमी, वो बच्चा ही तो है। उन्होंने कहा, पर पापा आपको पता तो है ना मुझे इन सबसे कितना डर लगता है। भगवान इस लड़की का लेक्चर शुरू हो उससे पहले हम अंदर चले जाते हैं। ये आवाज़ राजवीर जी की पत्नी अमिता जी की थी। वो बोली तो राजवीर जी ने हंसते हुए पीयू को गोद में लिया और तीनों अंदर चले गए। किसी को मेरी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही पागल हूँ जो इन सब के पीछे पड़ी रहती हूँ। बैग उठाते हुए वर्तिका बोली और ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है, यूं ही अपना टाइम वेस्ट करती रहती हूँ मैं। वो अलमारी से कपड़े निकालते हुए बड़बड़ करने लगी। सामने ही अमर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। अमर बेटा, पहले कपड़े तो बदल लो ना। वर्तिका उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, इसे यहीं रखो माँ, मैं काम ख़त्म करके बदल लूँगा। नोटबुक पर लिखते समय उसने उससे बात की, पहले बदल लो फिर जो करना हो करते रहना। मुझे पीयू के भी कपड़े चेंज करने हैं। मैं कर लूँगा मम्मा। जाओ ना आप पीयू के कपड़े चेंज कर लो, वो अब भी काम में व्यस्त था। इतने अड़ियल क्यों हो तुम अमर? जो कह रही हूँ करो ना। मम्मा मैं खुद कर लूँगा ना, आप रख दो यहीं पर कपड़े। बस एकदम अपने पापा जैसी हरकतें करते हो तुम। मैं खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगा हर वक्त। वो बोलते हुए रुक गई क्योंकि अमर उसे ही देख रहा था। इस बात का आभास उसे हुआ ही नहीं कि वो बोलती चली गई, सॉरी, जैसा मन हो वैसा कर लो। मैं पीयू के कपड़े चेंज करवा कर आई। नजरें फेर कर निकल गई। अमर उसे जाता हुआ देखता रह गया। जब भी वो उसके पिता का जिक्र करती है तभी उसकी आवाज़ भारी होने लगती थी। वर्तिका की आंखों में आंसू वो देख नहीं सकता था। सोफे पर सब सामान छोड़ वो उतरा और बेड से अपने कपड़े उठा लिए और जल्दी से बदल लिए ताकि वर्तिका को फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ना हो। चलो पीयू बेटा कपड़े बदल लो। वर्तिका राजवीर जी के कमरे में आई जहाँ पीयू के साथ अमिता जी और राजवीर जी मस्ती कर रहे थे। लाओ विमी, कपड़े यहाँ दो, मैं बदलवा दूंगी। अमिता जी बोली, माँ आप क्यों इतना भाग दौड़ करती रहती हो, आराम करो। वर्तिका बोली, तूने तो मुझे अभी ही बूढ़ा बना दिया, अपने बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती क्या? चल जा अपना काम कर और मुझे भी करने दे। अमिता जी बोली, अच्छा भाई, मुझे खाना मिलेगा या इनकी ही खातिरदारी होती रहेगी? राजवीर जी उठते हुए बोले, पापा आप आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। वर्तिका बाहर जाते हुए बोली। राजवीर जी भी पीछे पीछे आ गए तो सामने नजर गई जहाँ डाइनिंग टेबल पर पहले से अमर मौजूद था। सब कैसा चल रहा है? कुर्सी खींचकर बैठते हुए राजवीर जी ने अमर से पूछा। अच्छा, उसने बस दो टूक सा जवाब दिया, या यूं कहें कि वो बस इतना ही बोलना पसंद करता था। आज मुझे आने में देरी हो जाएगी, कुछ सर्जरी हैं। वर्तिका खाना परोस रही थी तो राजवीर जी बोले, कोई बात नहीं, माँ को दवाई मैं दे दूंगी, उसने जवाब दिया और अमिता जी पीयू को लेकर आ गई। बाकी सबने भी खाना खाया पर अमर उठकर पहले ही वहाँ से चला गया था। ये उसका रोज़ का ही था। ये इतना अजीब क्यों है? उसकी तरफ देखते हुए अमिता जी बोली, ऐसा ही है उसका नेचर, जाने दीजिए। वर्तिका बोली, मुझे कुछ तो अजीब लगता है उसके नेचर में। वो इतना उखड़ा सा है मानो उसे किसी से कोई बात ही नहीं करनी हो। हर वक्त चुप रहना भी अच्छा नहीं है। वर्तिका, आई थिंक तुम्हें उससे अच्छे से एक बार बात करनी चाहिए। कुछ है उसके दिमाग में तो वो अभी ही निकल जाना चाहिए, वरना अगर अभी उसके दिमाग में घर कर गया तो आगे प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। और अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं ट्राई करता हूँ। राजवीर जी उठते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं खुद उससे बात करूँगा। राजवीर जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए। पीयू ज़्यादातर अमिता जी के पास ही रहती थी। उनकी आपस में एक अलग ही बॉन्डिंग थी। कॉलेज में विशाल सब कुछ सुलझाकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। सर ने बुलाया इसीलिए। तुम्हें इसे इस तरह से नहीं लटकाना चाहिए था विशाल। सर उससे कहा था, वो अपने बाप के नाम की धमकी हर रोज़ देता था। ये कॉलेज है, कोई संसद भवन नहीं जो उसके बाप का नाम चलेगा। अगर उसने सीएम सर से कंप्लेन कर दी तो
ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो आप सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। वैसे भी बहुत से हिसाब लेने हैं उससे। एक्सक्यूज़ मी, क्लास का टाइम हो गया है। वो वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। उसने क्लास ली और फिर स्टाफ एरिया में आ गया, जहाँ निकिता मैम पहले से मौजूद थी। उनकी नज़रें भी विशाल पर थी। अरे यहाँ पर आकर बैठिए ना सर, उन्होंने विशाल से कहा। नहीं, मेरी फिक्स जगह है यहाँ पर। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं ही वहाँ आ जाती हूँ। वो उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गई। विशाल अपने काम में मगन था। अच्छा सबक सिखाया आपने उस लड़के को, वो उसकी तरफ देखकर बोली। ज़रूरी भी था, उसने जवाब दिया। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? कैसे? विशाल ने नज़र उठाकर निकिता को देखा। ऐसे जैसे हो। कभी खुलकर बात क्यों नहीं करते हो हमसे? हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर बात करो ना। हमेशा मैं पहल करती हूँ तुम्हारी ओर आकर। तुम्हें नहीं दिखता कितने सालों से मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की है? मैंने कभी कोशिश नहीं की, और वैसे भी यहाँ हम पढ़ाने आते हैं, ना कि एक दूसरे को नोटिस करने। वो बुक में नज़रें गड़ाए हुए बोला। क्यों, क्या ख़राबी है मुझ में? आप में कोई ख़राबी नहीं। तो फिर प्लीज़ मैम, अब इस टॉपिक पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। तुम एक लड़की की फीलिंग को ठुकरा रहे हो विशाल। आई रियली लाइक यू। कब से कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। आज बड़ी हिम्मत से बोला है मैंने। प्लीज़ मैम, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। इस बार निकिता की आंखों में आंसू भर गए थे। वो विशाल से मोहब्बत जो करती थी। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पर तुमने मुझे हर्ट किया है। वो रोते हुए बोली। हम एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना लाजमी है। मैं सच में प्यार करती हूँ तुमसे। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास्ट प्रेजेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। आप मेरी बात को समझिए। हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। उसने तरीके से समझा। क्यों, आखिर वजह क्या है? कहीं कोई लड़की तो नहीं पहले से पसंद तुम्हें? इस बार वो शक करती हुई बोली। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो निकिता फिर बोली। इसका मतलब पहले से ही कोई लड़की ढूंढ रखी है आपने? कौन है वो बताओ, मैं भी देखूं कैसी दिखती है वो। क्या मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है? बताओ, मुझे मिलना है। आप उससे नहीं मिल सकती। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोला। क्यों लेकिन? वो इतनी दूर जा चुकी है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। उसने खामोशी साध ली और किसी गहरी सोच में डूब गया। तो निकिता को भी अब जाकर मालूम हुआ, और उसने भी खामोशी साध ली। क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो? इससे भी ज़्यादा। पर अफसोस हम कभी मिल नहीं पाए। शायद मेरी किस्मत में उसका मिलना नहीं होगा, इसलिए वो दूर चली गई। लेकिन मैं अपनी किस्मत लिख चुका हूँ। उसकी जगह ना किसी को मिली है ना मिलेगी। वो उठते हुए बोला। विशाल, निकिता ने आवाज़ दी। वो मुड़ा। हम क्या ऐसे ही दोस्त रह सकते हैं हमेशा के लिए? निकिता ने पूछा, जिस पर विशाल ने हामी भरी, और वो मुस्कुरा उठी। कुछ क्लासेस और हुई और फिर कॉलेज ऑफ हो गया। सब एक एक कर निकल गए। आज मौसम भी बारिश का था। विशाल जब बाहर आया तो उसे पिक करने गाड़ी आ गई थी। मौसम झमाझम बारिश का था। एक नज़र आसमान को देखा और वो मुस्कुरा दिया। ओए होए, कोई मुस्कुरा रहा है। लगता है ये मौसम किसी को पसंद है। निकिता अपनी गाड़ी में बैठी हुई ही बोली, तो विशाल ने उसे देखकर हाँ में सिर हिला दिया। ओके, फिर मिलते हैं कल, वो बोली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। विशाल गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकला। मौसम तो था ही इतना सुहाना, जो पल पल उसे किसी की याद दिला रहा था, जबकि उसे खुद ये मौसम बिल्कुल नहीं पसंद रहा था। दूसरी ओर वर्तिका शाम के समय अपने कमरे में बैठी हुई थी, जब उसने बाहर बारिश की आवाज़ सुनी। ये बारिश उसकी सबसे पसंदीदा थी। वो बालकनी में आ गई और उसने रेडियो चलाया। ये उसकी एक आदतों में से ही था। तो अब आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये प्यार भरा गीत। आरजे ने कहा तो म्यूज़िक शुरू हुआ। बारिश और इस गाने को महसूस करने के लिए वो यहीं बैठ गई थी। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। यह गाना विशाल की कार में भी चल रहा था, जिसके ख़त्म होते ही उसने अपनी आंखों के कोरों से आंसू पोंछे और गाड़ी राठौर मेंशन में रुकी। वर्तिका अपनी यादों में खोकर बुरी तरह रो दी थी, पर जब उसे पीहू की आवाज़ आई तो उसने झट से सब आंसू साफ किए और उठकर कमरे में चली गई। क्या हुआ बच्चे? पीहू को गोद में लिए वो बोली। भैया को चोट लग गई। कैसे और कहाँ है वो चिंता से बोली। वो गार्डन में है। वर्तिका ने पीहू को कमरे में छोड़ा और अमर को देखने बाहर दौड़ी। अमर बारिश में भीगकर बुरी तरह गीला हो गया था और चुपचाप खड़ा था। अमर, ये क्या हरकत है? ऐसे भीग क्यों रहे हो? बीमार हो जाओगे, चलो अंदर। अमर, मैं कुछ कह रही हूँ, वो बोली। आप भी हमें छोड़कर चली जाओगी ना? उसने सवाल किया तो वर्तिका हैरान हो गई। क्या कहा तुमने? वो मुड़ी और दोनों बारिश में भीगने लगे। आप हमें क्यों लाई थी घर पर? अमर का दूसरा सवाल था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है अमर। हम आपके बच्चे नहीं हैं ना? आपने मुझे और पीयू को कहीं से लाई हो ना? आप हमारी मम्मा नहीं हो ना? अमर, ये सब किसने कहा तुमसे? मैंने कुछ दिन पहले सुना था, आप नानी से बोल रही थी ना।
हम कहीं से लाए हुए हैं, हम आपके बच्चे नहीं हैं। चुप हो जाओ अमर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। अमर रोते हुए पीछे हो लिया। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं ना, हम नहीं हैं आपके बच्चे, ये सच नहीं है अमर, आप मेरे ही बेटे हो। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं, वो सब झूठ थे बेटा। मैंने आपकी नानी से झूठ कहा था। नहीं, आप अभी झूठ बोल रही हो। आप हमें कहीं से लाई थी। अब जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप हमें छोड़कर चली जाओगी ना। शादी कहाँ से आ गई इसमें, और मैं आप लोगों को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वर्तिका का दिमाग हिल गया था बुरी तरह। उसका खुद का बेटा ही उससे ऐसी बातें कर रहा था, ये सब उसकी समझ से परे था। अच्छा, आपको सच जानना है ना, मैंने आपकी नानी से इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? वर्तिका ने पूछा तो अमर ने सर हाँ में हिलाया। ठीक है, मैं सच बताऊंगी, बस मुझसे दूर जाने की बात मत करना। उसने अमर को गले से लगा लिया और ख़ुद को हिम्मत देने लगी। ये क्या हरकत हुई स्कूल वालों की? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? संजय आते ही रक्षित की चोट देख भड़का। आप शांत हो जाइए, हम मामला सुलझा कर आए हैं ना। महिमा उसकी ओर पानी बढ़ाते हुए बोली, स्कूल अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके भरोसे पर भेजते हैं स्कूल में, और वहाँ ऐसा सब हो जाता है। कमाल है स्कूल के भी। माँ, अब आप ही बोलो इन्हें कुछ, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। उसने सरिता जी को आते देख बोला और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। वो उस बच्चे से गलती से लग गई थी तो इसे चोट आ गई, पर हमारा बच्चा भी शेर है ना, एकदम बहादुर। क्यों रक्षित? सरिता जी ने उसे पूछा। हाँ दादी, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ, एकदम पापा की तरह, डोले दिखाते हुए रक्षित बोला। तो संजय भी मुस्कुरा दिया। जब से वो आया था तब से ही रक्षित का चेहरा कुछ मुरझाया सा था, इसीलिए। तो फिर इसी खुशी में आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे, संजय ने कहा तो महिमा घूरने लगी। आपसे पहले नहीं बताया जाता कि आज हम बाहर जा रहे हैं? अब इतने सारे खाने का मैं क्या करूँगी? कोई बाहर नहीं जाएगा, सब घर का खाना खाएंगे बस। तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है ना मेरे इमोशंस की, हर वक्त खुद की ही पड़ी रहती है। खुद खा लो अपना ये खाना। वो गुस्से से बोलकर कमरे में चला गया तो सरिता जी और रक्षित एक दूसरे को देखने लगे। इनको क्या हुआ, कभी इतने गुस्से से तो नहीं बोले, फिर आज? महिमा भी हैरान थी, शायद पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ होगा। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा खाने के लिए, तू हमें दे देना, सरिता जी बोली। तो महिमा ने उन दोनों को खाना खिलाकर कमरे में भेज दिया और ख़ुद भी सब समेट कर अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी से कपड़े लिए और बाथरूम में जाने लगी, तभी संजय ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। सॉरी, मैंने गुस्सा कर दिया ना, वो उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोला। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, हटिए। उसके हाथ को झटकते हुए वो आगे बढ़ने लगी। सच में सॉरी, पता नहीं कैसे पुलिस स्टेशन का सारा गुस्सा तुम पर निकल गया, पर तुम तो मेरी समझदार बीवी हो ना, माफ़ कर दो। पीछे से उसे बाहों में भरे हुए वो बोला। अच्छा तो चलो फिर, माफ़ी चाहिए तो उठक बैठक करो। तो पक्का माफ़ कर दोगी? हाँ पक्का कर दूंगी। तो ठीक है फिर लो। उसने महिमा को छोड़ा और थोड़ा पीछे हो गया। महिमा मुड़ी और हाथ बांधे खड़ी हो गई। ठीक है, तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ, आप करिए, महिमा बोली। उसे लगा शायद वो नहीं करेगा, पर संजय ने 2 बार अप डाउन किया। अच्छा ठीक है, बस करो, माफ़ कर देती हूँ, इस बार आगे से मुझ पर गुस्सा मत करना। वो बोली। पक्का माफ़ किया ना? हाँ कर दिया। तो फिर अब जल्दी से खाना मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों? अब जाइए ना बाहर खाने को, वो आगे बढ़ते हुए बोली। तुमने अभी बोला ना मुझे माफ़ कर दिया। महिमा को खींचकर उसकी पीठ अपने सीने से सटाए हुए वो बोला। लगाती हूँ, और मुझे मत खाइए, ला रही हूँ खाना। वो उसके पेट में कोहनी मारकर बोली। दर्द होता है यार, ऐसा कौन करता है? वो पेट पकड़ते हुए बोला। वैसी हरकतें ही मत करो ना, आए बड़े मुझ पर गुस्सा करने वाले। बड़बड़ करती हुई वो किचन में चली गई और फिर दोनों ने ही साथ खाना खाया और सोने चले गए। विशाल, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, विशाल के घर में आते ही आराधना जी बोली। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी खुश हैं? वो सोफे पर बैठ गया। अरे है ही इतनी बड़ी खुशी की बात, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। माँ, कितनी बार आपसे कहा है ना कि मुझे नहीं करनी शादी वादी, उसने खड़े होते हुए कहा। क्यों नहीं करनी शादी? उम्र देखिए 32 साल का हो गया है और तुझे शादी नहीं करनी? मेरे भी कुछ अरमान हैं कि नहीं? मैं भी चाहती हूँ तेरी शादी हो, बच्चे हों, अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊँ। माँ, अब आप टिपिकल माँ वाली बात कर रही हो। तो करूँगी ही ना, हर माँ बाप अपने बच्चे की शादी देखना चाहते हैं, वो भी उनके ज़िंदा रहते। यही संसार की रीत है बेटा, लेकिन आपको तो सब पता है ना। फिर भी हाँ पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ, मैंने वर्तिका को ढूंढ लिया है। वो बोली। कौन वेदिका? वो हैरानी से बोला। जिससे तू प्यार करता था। वेदिका नहीं, वर्तिका, वर्तिका नाम है उसका, विशाल बोला। हाँ वही, नाम भूल गई थी, पर आज मंदिर में देखा था मैंने उसे, अक्सर उसी मंदिर में आती है, पता नहीं कैसे मेरी नज़रों में नहीं आई। खैर, जो काम तेरे पापा ना कर सके वो मैंने कर दिया। उस लड़की का एड्रेस मिलते ही रिश्ता भेज दूंगी मैं। जा जल्दी से कपड़े बदल कर आ। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर थपथपाया और अंदर चली गई। विशाल ऊपर की ओर बढ़ गया। साथ से निकलते हुए स्टडी रूम दिख गया था, जहां लाइट्स ऑन थी।
मतलब अंदर कोई मौजूद था। उसने अपने कदम अंदर लिए तो एक उम्रदराज शख्स वहाँ किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने चेहरा ऊपर किया और विशाल को अंदर आने का इशारा किया। ये डीजीपी आशुतोष राठौड़, जो अब रिटायर हो चुके थे। आप उन्हें समझा दीजिए वो ये जिद छोड़ दें। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और अब मैं किसी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। विशाल ने कहा, मुझे पता है, पर तुम भी तो अब सच्चाई जानते हो ना विशाल। आशुतोष जी बोले, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मेरे साथ। वो बोला, तुम मुझे मतलबी भी कह सकते हो, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन सर, आप समझने की कोशिश तो करिए और अपनी वाइफ को समझाइए मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता। विशाल प्यार करता था वर्तिका से। विशाल बोला, पर आराधना जी के लिए तो तुम ही उसके विशाल हो ना। जब उसे सच का पता चलेगा तब वो बुरी तरह टूट जाएगी ना। ऑलरेडी उसे 2 अटैक आ गए हैं और तीसरा आखिरी है। डॉक्टर से तुमने खुद कंसल्ट किया था ना। तुम्हारी बीवी तो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी तुम उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन मेरी बीवी का क्या, जो जिंदा है? तुम चाहते हो कि वो भी मुझसे दूर हो जाए। वो बोले, पर वर्तिका अचानक से कैसे आ गई उनकी नज़रों में? वो तो कहीं चली गई थी ना, पता नहीं वो कैसे आ गई। पर अगर आ गई है तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो बोलकर गुस्से से वहाँ से चला गया। अर्जुन, उन्होंने आवाज़ दी, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर बंद कर दिया और दीवार पर पंच करने लग गया। उसे खुद को ज़ख्मी जो करना था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण 5 साल पहले उसके एक्सीडेंट की सारी घटना उसके दिमाग में कौंध गई। उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर दूसरे किनारे जाकर जहाँ पलटी थी, वहाँ पहले से ही एक कार और मौजूद थी। अर्जुन की गाड़ी उसकी गाड़ी पर गिरी थी। लोगों के चीखने चिल्लाने भर से अर्जुन को होश आ गया था। दोनों गाड़ियों को लोगों ने मिलकर सीधा किया। अर्जुन अधमरी सी हालत में था, पर नीचे की गाड़ी में जो लड़का था वो वहीं दम तोड़ चुका था, जिसके बारे में उसके कान में आवाज़ आ गई थी, ये लड़का तो मर गया। उसके बाद वो खुद भी बेहोश हो गया और जब होश आया तो बहुत महीने गुजर गए थे। सामने डीजीपी सर ही आए थे उसके, जिन्होंने उसे बताया था कि जो लड़का मरा वो उनका और आराधना का इकलौता बेटा था, विशाल। विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो खुद को संभाल नहीं पाई और उन्हें 2 अटैक आ गए। अर्जुन का चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो गया था, जिसके कारण उन्हें कुछ सूझा जिससे बहुत सी जिंदगियां बदल सकती थी, या यूं कहें सुधर सकती थी। उन्होंने अर्जुन को अपने ही बेटे का चेहरा दिया। अर्जुन का चेहरा ख़राब था, जिसकी वजह से सरिता जी, महिमा और संजय भी विशाल और अर्जुन में फ़र्क नहीं समझ पाए। पर उस दिन विशाल की चिता अपने आंखों के सामने ही जलती देखी थी। तब से विशाल की ज़िंदगी उसके हवाले थी। ना चेहरा अपना था, ना ही नाम। उसने अपने हाथ बुरी तरह जख्मी कर लिए थे, जिसके कारण अब खून रिसना शुरू हो गया था। तभी आराधना जी ने पास से गुजरते हुए उसे देख लिया। वो दौड़ी हुई अंदर आ गई। विशाल, ये क्या हरकत कर रहा है तू? उन्होंने उसे पकड़कर बेड पर बैठाया। कुछ खास नहीं, चुप कर। एक खींच कर लगाऊंगी ना तो सारी की सारी मस्ती बाहर कर दूंगी। वो फिक्रजदा होते हुए बोली। पास से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके हाथों पर दवाई लगाई। जख्म साफ करते हुए उनकी आंखें ही बहने लगी। वो अपने बेटे को कभी इतने दुख में नहीं देख सकती थी, बिल्कुल भी। सॉरी बेटा, मेरे कारण तूने ऐसा किया ना। मैं अब नहीं करूँगी शादी को लेकर कोई बात, पर तू ऐसे खुद को नुकसान मत पहुँचाया कर। तेरी चोट मुझे बहुत दर्द देती है। आपसे किसने कहा कि मैं आपकी वजह से ये सब कर रहा था? वो उनके आंसू साफ करते हुए बोला, तो फिर? कॉलेज में एक स्टूडेंट की वजह से गुस्सा आ रहा था, उस पर नहीं निकाल सकते, इसीलिए तो खुद पर निकाल लिया। उसने बेकार सा झूठ कह दिया। नालायक, तेरी वजह से मैं कितनी परेशान हो गई। उसके कंधे पर चपत लगाते हुए वो बोली, आपकी वजह से मैं कभी भी परेशान हो सकता हूँ क्या? आप तो मेरी क्यूट सी माँ हो ना। विशाल ने उनके गाल खींचे। चल चल, मस्का मत लगा, और दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो बहुत मारूंगी तुझे। सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। एक सर्वेंट ने आकर दरवाजे से आवाज़ दी। तू रुक, मैं लेती हूँ। आराधना जी उठकर उससे वो लेकर आई। क्या है इसमें विशाल? उन्होंने पैकेट पर पढ़ते हुए उससे पूछा। हाँ, वो कॉलेज का कुछ आना था, पेपर वर्क है मेरा, कॉन्फिडेंशियल है, लाइए मैं देख लूँ। उसने जल्दी से बात संभाली। ये ले, तू अपना काम कर, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी ही आ जाना नीचे। वो बोलकर बाहर चली गई। उनके जाते ही सुधांग ने डोर लॉक किया और उस पैकेट को खोला। उसके अंदर बहुत सी तस्वीरें थी, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखें डबडबा गई। सरिता जी की तस्वीरें थी, जिसमें वो महिमा के साथ, संजय के साथ और छोटे से रक्षित के साथ मस्ती करती हुई दिख रही थी। उसे इस बात की पूरी तसल्ली थी कि उसकी माँ एकदम सही सलामत है, जहाँ भी है बस खुश है। और वो इस बात को तब तक राज ही रहने देना चाहता था, जब तक कि वो अपने काम को अंजाम न दे दे, क्योंकि अब उसे किसी भी अपने को खोने की ताकत नहीं रही थी। विशाल, खाना लग गया है, आ जाओ। आराधना जी ने आवाज़ दी। आ रहा हूँ माँ। उसने आवाज़ देकर उन तस्वीरों को जल्दी से अपने लॉकर में छिपाकर चाबी अपनी जेब में डाली और जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे चला गया। आशुतोष जी मौजूद थे डिनर के लिए। विशाल भी आ गया तो आराधना जी भी बैठ गई। आज तो बहुत देर हो गई, आर्यन नहीं आया अभी तक।
विशाल ने पूछा। उसने कहा तो था लाइब्रेरी में वक्त लगेगा, मौसम भी ख़राब था, आ तो जाना चाहिए था उसे अब तक। आराधना जी बोली। तभी आवाज़ आई, आई थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल कम्स। सामने एक 24-25 साल का लड़का खड़ा था। सबने पीछे मुड़कर उसे देखा। आर्य बेटा, आज तो जल्दी करते, कितना ख़राब मौसम है बाहर। आराधना जी बोली। सॉरी बड़ी माँ, बारिश की वजह से ही लेट हुआ था। आर्यन अंदर आते हुए बोला। जा आप जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर हम खाना खाएं। उन्होंने कहा तो वो सर हिलाकर ऊपर चला गया और जल्दी से कपड़े बदल कर आया और सब मिलकर खाना खाने लगे। वैसे भाई, आज तो आपने उस किशोर को क्या उल्टा लटकाया है, मज़ा ही आ गया। खाना खाते हुए अचानक से आर्यन बोला। विशाल ने उसके पैरों पर नीचे से ही पैर दे मारा तो वो चीख पड़ा। क्या हुआ आर्य, तू ठीक है ना? आराधना जी बोली। आशुतोष जी भी कभी विशाल को तो कभी आर्यन को देखने लगे। विशाल उसे एकटक देखा। ही कुछ भी तो नहीं बड़ी माँ, बस ऐसे ही गलती से ये आवाज़ निकल गई मुंह से। इसीलिए कहते हैं ना, खाना खाते हुए कभी बात नहीं करते। उसके कंधे पर थपथपाकर विशाल ने चिढ़ने वाली हंसी से उसे समझाया। ओके, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सॉरी। फटाफट निवाला मुंह में भरते हुए वो बोला। तो दोनों बड़े अपने सर हिलाते हुए खाना खाने लगे। तो विशाल, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? सवाल सुनते ही उसने सबसे पहले नज़र उठाकर आशुतोष जी को देखा, जो उम्मीद भरी नज़र से उसे देख रहे थे। मुझे मंजूर है, उसने बोल दिया। ए भाई की शादी, मज़ा ही मज़ा। आई एम रेडी। अब बताओ कि कब शॉपिंग शुरू करूं? तुझे बड़ी जल्दी है, रुक जा, सब्र रख। अभी लड़की से बात करेंगे, फिर ही शादी होगी, या पहले शादी कर लें फिर लड़की से बात करें? क्या लड़की देखी नहीं, ढूंढना पीटने आप शुरू हो गई? तू मुंह बंद करेगा कि तेरी माँ को कॉल करके सब बता दूं? आराधना जी ने आर्यन को धमकी दी, क्योंकि उसे विदेश में रहना पसंद नहीं था। तभी तो यहाँ इंडिया में अपने बड़े पापा बड़ी माँ के पास रहता था। ओके सॉरी, वो मुंह बनाए हुए बोला। मेरा हो गया, विशाल ने उठकर बोला और ऊपर चला गया। बाकी सब भी खाकर अपने रूम में चल दिए। टू बी कंटिन्यूड।